बेटा रैंडम वेरिएबल होता क्या है पहले ये समझेंगे। रैंडम वेरिएबल एक ऐसा फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन। कैसा? हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस, जिसका डोमेन सैंपल स्पेस होता है, एंड रेंज इज रियल नंबर। रेंज क्या होता है? कोई भी रियल नंबर। अब एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको क्लियर करते हैं बिल्कुल कि रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या है। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस बात को समझाने के लिए। इसमें लिखा है एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक बर्तन में 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स है। 2 balls are drawn at random. 2 balls are drawn. Okay. Let x represent number of black balls. x represent करता है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को। फिर आगे लिखा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। फिर बोलता है क्या हम x को रैंडम वेरिएबल बोल सकते हैं। फिर हमसे ये भी पूछा है। हम 2 बॉल इस बैग से निकाल रहे हैं। हो सकता है हमने जब 2 बॉल इस बैग से निकाली तो कोई भी बॉल ब्लैक नहीं है, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हो गया 0। हो सकता है हमने जब 2 बॉल निकाली है तो एक ही ब्लैक बॉल आए। हो सकता है जब हमने 2 बॉल निकाली तो दोनों ही ब्लैक बॉल्स आ जाएं। तो जो x है उसकी वैल्यूज है 0, 1, 2। अब ये 0, 1, 2 जो वैल्यू है ना, ये मैंने सैंपल स्पेस को देख के बोला है। सैंपल स्पेस को देख के कैसे? अगर हम 2 बॉल ड्रॉ करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? एक रेड एक ब्लैक और 2 ब्लैक 2 रेड एक साथ अगर हमने बॉल निकाली है तो ओके। तो ये जो केस अभी आपके सामने आया, यहां से सैंपल स्पेस से मैं इस काउंटिंग के बारे में बता रहा हूं। भाई ब्लैक बॉल की काउंटिंग यहाँ 1 है इसलिए 1 लिखा जा सकता है। ब्लैक बॉल की काउंटिंग 2 है इसलिए x की वैल्यू 2 हो सकती है। ब्लैक बॉल की काउंटिंग यहाँ पे है ही नहीं, 0 है, इसलिए x की वैल्यू 0 हो सकती है। तो इस x की वैल्यू के लिए मैंने सैंपल स्पेस का यूज किया एज ए डोमेन। हमारे फंक्शन में डोमेन क्या होता है? जो हम x की जगह पुट कराते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा इस तरीके से फंक्शन लिखे हुए आपने देखे। तो x के प्लेस पे जो हम वैल्यूज पुट कराते हैं वो डोमेन है। फिर जो वैल्यूज को पुट करने पे रिजल्ट आता है वो रेंज है। मैं इन वैल्यूज को पुट करा रहा हूँ। पुट करने के लिए फंक्शन ऐसा बना हुआ मेरे पास नहीं है, यानी इन वैल्यूज को देख के मैं x की वैल्यू का रिजल्ट निकाल रहा हूँ, ये रेंज है। तो डोमेन हुआ सैंपल स्पेस, इसको देख के x की वैल्यूज निकाली गई जो कि रेंज है और वो एक रियल नंबर में आंसर है, इसलिए मैं इस x को रैंडम वेरिएबल बोल सकता हूँ। हमारा जो पूरा टॉपिक है वो इसी पर बेस है। हमें कुछ कुछ क्वेश्चन में पूछा जाएगा, उसको हम x मानेंगे और वह उस x की वैल्यूज देंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, फिर एक टेबल बना के देंगे लास्ट में उन प्रोबेबिलिटीज और x की वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग। ये बात यहाँ खत्म हो गई है, मैं अलग बता रहा हूँ। हमसे जो करवाया जाएगा ना इस एक्सरसाइज में वो ये है, और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ लिखेंगे। जो ये बॉक्स बना इसे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसका? रैंडम वेरिएबल का। तो ये हमारा काम है सीखना, आज का हमारा टॉपिक यही है। तो नोट करिए बेटा जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। अब बच्चों देखो आपकी जो ये एक्सरसाइज है ना,
इसमें 13.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इनमें एक टेबल आपको बना के दिया हुआ है और ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसमें से किसको आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे। तो जैसे मैं पहला आपके सामने बना रहा हूँ अभी, x की वैल्यूज़ यहाँ 0, 1, 2 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो है 0 पे 0.4, देन 0.4, देन 0.2। देखो बेटा, इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम टोटल आना चाहिए 1। अगर टोटल 1 आ रहा है, दूसरी बात, ये सब पॉजिटिव होने चाहिए। जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ लिखी हैं ये सब हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है, हो सकता है, पॉसिबल है। यहाँ कहीं नेगेटिव है या टोटल लेस देन 1 या मोर देन 1 है तो बोलेंगे नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकंड पार्ट में आप देख रहे होंगे, देखो 3 पे आंसर माइनस का 0.1 है तो ये नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड पार्ट में अपनी बुक में देखिए, y की वैल्यूज है -1, 0, 1, ये हो सकती है। प्रोबेबिलिटी पे फोकस करना है बेटा। प्रोबेबिलिटी देखिए 0.6, 0.1, 0.2, इनका टोटल आपका 0.9 है, इक्वल टू 1 नहीं है, तो नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में सबका टोटल आप देखेंगे तो मोर देन 1 आ रहा है तो ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। मैं अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा रहा हूँ। देखो यहाँ जो ये डिफरेंस है ना, डिफरेंस का मतलब क्लियर करने के लिए आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे। मुझे पता है आपको मालूम है कि माइनस होता है इसका मतलब, लेकिन नहीं। देखो ये A है और ये B है, इसके पास 100 रुपीज़ है, इसके पास 80 रुपीज़ है, रुपीज़ है। डिफरेंस बिटवीन द मनी ऑफ A एंड B आप बोलेंगे 20। करेक्ट है, बिल्कुल सही। मैं बोलूँ दूसरा, यहाँ पे अब इसके पास 70 रुपीज़ है, इसके पास 100 रुपीज़ है। डिफरेंस बिटवीन द मनी ऑफ A एंड B, अब भी आप बोलेंगे 30, -30 नहीं आएगा। तो डिफरेंस जब करते ना, जब डिफरेंस बोला, अंतर बताने को बोला, किसमें से किसको माइनस करना ये नहीं, वो गैप की बात कर रहे होते हैं। डिफरेंस में गैप 20 का है, गैप 30 का है, तो इस केस में हम यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगाते। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम जो डिफरेंस लिखते हैं उसको ना मॉडुलस में रख देते हैं, इसलिए हमारे पास कभी भी माइनस का साइन नहीं आता इसमें। डिफरेंस में भी फाइंड आउट अंतर। ओके, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो माइनस नहीं आएगा आंसर, ये आप समझ गए। हमें गैप ढूंढना होता है। नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ टेल। मैं कॉइन को अगर 6 बार टॉस करता हूं तो ऐसा हो सकता है कि 6 के 6 टाइम्स हेड आ गया, टेल एक भी नहीं आया। ऐसा हो सकता है 5 हेड आए हो, एक टेल आया हो। ऐसा हो सकता है 4 हेड और 2 टेल्स आए हो। ऐसा हो सकता है 3 हेड और 3 टेल्स आए हो। ऐसा भी हो सकता है 2 हेड 4 टेल, या फिर 1 हेड 5 टेल, या फिर 0 हेड 6 टेल्स। ये सारी पॉसिबिलिटीज है। अब मैं जरा अगर उनके डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ डिफरेंस, यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है 6, यहाँ डिफरेंस क्या है 4। गैप ढूंढना है बेटा, माइनस मत कराने लग जाना। ये देखो कहीं भी माइनस का साइन नहीं है। तो मुझसे क्या बोला गया था, x ना डिफरेंस है, डिफरेंस ये रहा। तो x की वैल्यूज क्या क्या है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो आपका आंसर क्या होगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x में भाई 0 है आंसर, 2 है, 4 है और 6 है। रिपीटिशन नहीं करना, 0, 2, 4, 6, नीचे भी यही बात है, इसको रिपीट नहीं करना। x की वैल्यू इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। क्या बात क्लियर होगी बच्चे। मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट पार्ट है ना फोर्थ क्वेश्चन का, उसको एज ए क्वेश्चन बना दिया पूरा। ये क्वेश्चन है पूरा।
अब ध्यान से सुन लो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा आए तो आपको लास्ट में x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इस तरह से टेबल बना के आंसर देना है, यहां तक आपने पहुंचना है। ओके, इसके लिए पहले तो ये पता हो कि x किसे मानना है। इसने बोला डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए नंबर ऑफ हेड का, तो x इक्वल टू हो गया, स्टार्टिंग ही यहां से होगी नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस। तो x की वैल्यूज क्या होंगी, 0 1 2, क्योंकि 2 टॉसेस का जो सैंपल स्पेस बनता है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, 2 हेड हो सकते हैं, 1 हेड हो सकता है, 0 हेड हो सकते हैं। x की वैल्यूज इसको देख के लिखी जाती है। अब यहां पर जो x की वैल्यूज आई है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखनी है मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0, 0 हेड का है, एक ही केस है, टोटल 4 है। 1 हेड का है, 1 हेड, 2 केस है, टोटल 4 है। 2 हेड का है, एक ही केस है, टोटल 4 है। x की वैल्यूज जो आपके पास है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है उसे आप यहां लिख दीजिए। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां लिख देंगे आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में ऐसे बॉक्स में आंसर देना है। पहली बात तो x किसे मानना है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लिखा होगा नंबर ऑफ हेड, कार्ड्स वाला क्वेश्चन होगा तो नंबर ऑफ किंग, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ रेड कार्ड, तो वही हमारा x हो जाता है। क्वेश्चन को देख के समझ के उस x की, जो हमने जिसको x माना है उसकी वैल्यूज को देखिए, उन वैल्यूज की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है वो फाइंड कीजिए, टेबल में रखिए, आपका आंसर एंड हो जाता है। अब इस सेकंड पार्ट को जरा समझिए। फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल्स का 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो सैंपल स्पेस की मुझे जरूरत पड़ती है, तो सैंपल स्पेस लिख लेता हूं। 3 टॉसेस का सैंपल स्पेस, 3 बार h, लास्ट में टेल, बीच में टेल, फर्स्ट नंबर पे टेल, 3 बार टेल, लास्ट में हेड, बीच में हेड, फर्स्ट नंबर पे हेड, सैंपल स्पेस हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल का चाहिए, तो x इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स। देख लीजिए यहां पे ये लेट करना है, x क्वेश्चन में नहीं दिया, आपने तरफ से लिखा है। देख लीजिए यहां पे 0 टेल है, 1 टेल हो सकती है, 2 टेल हो सकती है, 3 टेल हो सकती है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, इन सब का आंसर आप दे दीजिए। 0 टेल 1 बाय 8, 1 टेल 1 2 3, 3 बाय 8, 2 टेल 1 2 3, 1 टेल, वो 3 टेल का आंसर ये रहा। और इसका हम बॉक्स बना देंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0 1 2 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1 by 8, 3 by 8, then again 3 by 8, then ये 1 by 8, ये आपका आंसर हो गया। ये आसानी से समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मैं इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को एक और तरीके से आपको बताऊंगा, उसे भी आपने ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा ना वो क्या करेगा, चाहे यहाँ कोई 5 टॉस लिख दे आप उसका भी आंसर दे दोगे, अगर आपने मेरी अगली बात को समझा तो। इस ही सेम क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, वो तरीका क्या है। देखो बेटा, क्या करना होता है, ध्यान से सुनना समझना। उसमें ना सैंपल स्पेस को नहीं देखते, उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ टेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो स्टार्टिंग यहां से कर दिया x इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स। ओके, फिर नंबर ऑफ टेल्स कितने हो सकते हैं सोच के लिख दिया,
फिर ना एक और चीज पी और क्यू लेट करा, ये हमारे काम को आसान करेगा आगे सारे क्वेश्चन में। यहाँ मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि ये सेम आंसर दे रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे यूज़ करना शुरू किया। पी किसे मानना है, आपको टेल का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। ओके, क्यू क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग टेल। प्रोबेबिलिटी लिखनी नहीं है, पी और क्यू मान लेना है। अब प्रोबेबिलिटी तो इसकी चाहिए इन सब की, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3। अब यहां पर देखिए, 0 का मतलब 0 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टेल, यानी हेड ही हेड आया हो, या फिर सॉरी हेड की बात नहीं करेंगे, 0 टेल यानी नो टेल। नॉट गेटिंग टेल को मैंने क्यू बोला है, यानी कि तीनों बार आपका क्यू आया है, 3 बार क्यू, नो टेल नो टेल नो टेल। अगली बात सुनना जरा ध्यान से, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का मतलब 1 टेल, एक बार टेल आया होगा, 2 बार टेल नहीं आया होगा। ओके, x इक्वल टू 2, 2 टेल, 2 बार टेल, एक बार नो टेल। अभी सुनना है, बहुत जरूरी बात आ रही है, 3 टेल, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार भी टेल। अब यहां पर ना, यहां पर एक नंबर आएगा आगे, वो नंबर क्यों आ रहा है पहले वो समझेंगे, फिर वो कैसे आएगा वो समझेंगे। क्यों आ रहा है उस नंबर को देखो, ये एक टेल बोला, ये जो केस लिखा है मतलब टेल ना फर्स्ट नंबर पे आया, पहली बार टॉस किया टेल, दूसरी बार तीसरी बार टेल नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है सेकंड नंबर पे टेल आया हो, ऐसा भी तो हो सकता है थर्ड नंबर पे टेल आया हो, तो ये तो 3 केस में आंसर होगा। तो इसलिए यहां पर 3 आना चाहिए जब मैंने एक बार पी क्यू क्यू लिखा था। और इसको और भी शॉर्ट किया जा सकता है, एक टेल चाहिए, गेटिंग टेल को पी बोला है, एक ही टेल चाहिए और 9 टेल आपको, मतलब नहीं टेल नहीं चाहिए 2 बार, तो पावर 2 कर देते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 टाइम्स। ऐसे ही यहां डायरेक्ट 0 टेल, तीनों बार टेल नहीं चाहिए तो क्यू की पावर 3। पावर कैसे आ रहा है जरा समझना, पावर कैसे आ रहा है पहले वो समझेंगे। यहां पर भी कितने केस बन रहे हैं पहले वो देखते हैं, यहां पे बनेंगे 3 केस। कैसे, ऐसा भी तो हो सकता है कि क्यू फर्स्ट नंबर पे हो या सेकंड नंबर पे हो, इसलिए यहां पर भी 3 केस बनेंगे, इसलिए यहां पे भी 3 आना चाहिए। और ये पावर कैसे आ रहा है, 2 टेल चाहिए, गेटिंग टेल इसका नाम है पी का, तो पी की पावर 2 और एक बार टेल नहीं चाहिए। 3 क्यों आया, केसेस की वजह से आया। अब हम क्या हर बार सर केस बनाते रहेंगे, अगर हमें केस बनाने नहीं आए तो क्या होगा, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है ना उसमें 4 कॉइन का टॉस है, तो दिक्कत हो जाएगी केस बनाने में। तो सर क्या ट्रिक है ये 3 नंबर याद आ जाए, देखो अब जो बता रहा हूं उसको बनना ध्यान से। ये 3 क्यों आया पता है, टोटल 3 टॉस है ना, ये 1 है, 3C1, 3C1 का आंसर 3 है, वो 3 यहां पर है, 2 है ये, टोटल 3 टॉस है, उसमें से 2, 3 में से 2, 3C2, इसको भी सॉल्व करने पे 3 आता है, इसलिए ये 3 लगाए। अब ये सब मैंने क्यों बताया, मैं इसको नहीं बताता, इस क्वेश्चन को भी आसानी से हमने कर लिया था, वैसे ही चलने देते। बेटा आगे जितने भी क्वेश्चन है ना सारे अब ऐसे ही होंगे, उन सब में इस सब की जरूरत है, ये नहीं समझा तो आगे सारे क्वेश्चन में दिक्कत आने वाली है, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस करना भी जरूरी था, क्योंकि मैं आपको आंसर भी तो मैच कराना चाहता हूं। अब ये क्यू क्या होता है, टेल ना आए, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल ना आने की 1 - 1/2। जब एक बार कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके आउटकम्स क्या होते हैं, हेड और टेल। टेल ना आए यानी हेड आए 1/2,
तो Q की प्रोबेबिलिटी, Q की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 की पावर 3 दैट इज 1/8। यही आपका आंसर आया था। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर, सॉल्व करने पे 3/8 आएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/2, सॉल्व करने पे 3/8 आएगा। ये p की पावर 3 है, सॉल्व करने पे 1/8 आएगा। यही आंसर हमने पहले भी निकाले हैं। अब इसको नोट करो, इसमें कोई डाउट है तो वो बात मेरे से पूछो, डिस्कस करो। अगले क्वेश्चन को भी ऐसे ही कराऊंगा। अब ये जो सॉल्व किया है ना, इसके लिए एनसीआर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एनसीआर का मतलब है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये 3c1 है, 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 से लेके 1 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया, बचा आपका 3। 3c2 है, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 करा 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कैंसिलेशन करके 3, इसलिए 3 लिखा हुआ है। ओके देखो, डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स का चाहिए, तो x इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस। 4 टॉस जब हम करेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स 0 1 2 3 4 हो सकते हैं। p इक्वल टू गेटिंग हेड, Q इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड। ये जो गेटिंग हेड लिखा है ना, इसको देख के लिखा है, नंबर ऑफ हेड्स की काउंटिंग है तो गेटिंग हेड पहले आएगा, नॉट गेटिंग हेड। अब x इक्वल टू 0 की जब प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मतलब 0 हेड यानी नॉट गेटिंग हेड। 4 टॉस में एक बार भी हेड ना आए, Q की पावर 4। x इक्वल टू 1 जब चाहिए, 1 हेड चाहिए, तो p की पावर 1। 4 टॉस हैं भाई, अभी एक की बात हुई है, तो 3 Q की पावर 3 बार आपको हेड नहीं चाहिए, एक ही बार हेड चाहिए, तो p की पावर 1। 3 बार क्या हो, हेड ना हो, तो Q की पावर 3। आगे सुनिएगा, 1 है तो 4c1, 4 होता है इसलिए 4 आएगा। x इक्वल टू 2, 2 हेड, 2 बार नॉट हेड, और 4c2, 4c2 आपका 6 होता है इसलिए 6 आएगा। x इक्वल टू 3, हेड 3 बार, ये 3 बार और ये 1 बार, टोटल 4 होना चाहिए पावर्स का, क्योंकि 4 टॉस हो रहे। 4c3, 4c3 की वैल्यू 4 है इसलिए यहां 4 आएगा। x इक्वल टू 4 यानी p की पावर 4। अब p और q की वैल्यू पता हो, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पता हो, तो ये सारा आंसर हो जाएगा। अब मैं इसे हटा रहा हूं जरा 4c1 वगैरह को। ये देखो Q का मतलब नॉट गेटिंग हेड। नॉट गेटिंग हेड की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है, गेटिंग हेड की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है एक टॉस में। 4 p की प्रोबेबिलिटी, p की जो वैल्यू है 1/2, q की वैल्यू भी 1/2, 6। ऐसे यहां पर ये 4 है, ये 1/16, ये भी 1/16। ये आपका सॉल्व करके 4/16, ये सॉल्व करके 6/16, 4/16। अब आप इसको कैंसिल कर लेंगे, सबका टोटल 4 6 10 14 16, सबका टोटल करने पर आ रहा है 16/16, यानी मैंने बिल्कुल सही किया है। और लास्ट में क्या करना है आपको, इस तरीके से यहाँ लास्ट में इधर बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख के यहाँ आपको बॉक्स बना देना है, ठीक है।
हर क्वेश्चन में मैं एक्स और पी और क्यू को लाऊंगा, ऐसे ही करूंगा। बस आपने समझना है ध्यान से हर एक क्वेश्चन को, यहाँ लीव ना करें कि आ गया समझ में, क्योंकि एनसीईआरटी में ये 5th क्वेश्चन 6th और 7th है ना, ये एक डिफरेंट टाइप से तीनों में, तो तीनों को जरूर समझें। जल्दी लिखें बेटा। 2 पार्ट हैं 5th क्वेश्चन में। एक पार्ट को मैंने पूरा एज ए क्वेश्चन बना के आपके सामने लिख दिया है, दूसरे पार्ट में सक्सेस का मतलब अलग है, वो दूसरा क्वेश्चन बनेगा। इसको समझते हैं भाई। x का मतलब है नंबर ऑफ सक्सेस, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ सक्सेस का चाहिए, तो x हो गया नंबर ऑफ सक्सेस। सक्सेस का मतलब है नंबर बड़ा हो 4 से, तो जो p आता है ना उसमें आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, और Q होगा प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। ओके, अब x की वैल्यूज की बात करते हैं। x की वैल्यू की बात करते हैं। नंबर अगर 4 से बड़ा आया तो उसे सक्सेस मानना है। मैंने पहला टॉस किया, नंबर 4 से बड़ा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। दूसरा टॉस किया, उसमें भी 4 से बड़ा नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो सक्सेस क्या होंगी, देखो मेरा आंसर अगर ऐसा है तो कोई सक्सेस नहीं है, मेरा आंसर ऐसा है कोई सक्सेस नहीं है। अगर ऐसा आंसर है तो एक सक्सेस है, ऐसा आंसर आ गया तो 2 सक्सेस है। 2 से ज़्यादा सक्सेस मेरी हो नहीं सकती, या तो मेरी सक्सेस नहीं होगी, दोनों बार नंबर 4 से बड़ा नहीं आ रहा, या फिर सॉरी ये नहीं है सक्सेस, सक्सेस यहाँ से शुरू है, ये है नंबर 4 से बड़ा, और ये दोनों नंबर 4 से बड़े हैं। तो मेरी 2 सक्सेस हो सकती है, एक सक्सेस हो सकती है, या एक भी सक्सेस ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए 0, 1, 2 या x की वैल्यूज है। अब मुझे x इक्वल टू 0, 1 और 2 पे प्रोबेबिलिटी लिखनी है। x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर। देखिए बेटा, x इक्वल टू 0 यानी नंबर 4 से बड़ा नहीं आया, यानी दोनों बार क्या आया, Q आया। x इक्वल टू 1, एक बार नंबर 4 से बड़ा आया है और एक बार नहीं आया। और 2C1 की वैल्यू 2 होती है, इसलिए 2। ये 2 किस लिए आया है, 2C1 2 होता है। x इक्वल टू 2, दोनों बार 4 से बड़ा नहीं आया। अब 4 से बड़ा नंबर ना आए और 4 से बड़ा नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचना है। देखो, जब आप एक बार डाई का टॉस करते हो तो ये आउटकम्स है। नंबर 4 से बड़ा नहीं आया, इसका मतलब आपके ये आउटकम्स है काम के, टोटल है 6, तो Q की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/6। P नंबर ग्रेटर देन 4, वो 2 ही है, तो P की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6। 2 इंटू 2/6 मल्टीप्लाई 4/6, P की वैल्यू 2/6 उसका स्क्वायर। तो इस तरीके से हम P और Q को देखते हैं। अब यहाँ देखो, P और Q को देखने के लिए मुझे डाई की हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि क्वेश्चन में डाई की बात कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में कॉइन की बात थी, कॉइन को देख के हम P और Q की वैल्यू बता रहे थे। जल्दी नोट कीजिए बेटा, आंसर ओवर हो चुका है। कोई ऐसा पॉइंट हो जो क्लियर ना हो वो पूछो। अब सेकेंड पार्ट को जरा ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ सक्सेस का चाहिए, 2 टॉसेस ऑफ डाई है, जहां पे सक्सेस का मतलब है 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। पहले सक्सेस को आप क्लियर कर लीजिए। 6 अपीयर ऑन 1 और 2 डाई, इस एटलीस्ट का मतलब ये है एटलीस्ट 1 डाई। एटलीस्ट 1 का मतलब 1 और 1 से ज्यादा, तो 1 और उससे ज्यादा होता है 2,
उससे ज़्यादा 3 भी है, 3 ले नहीं सकते जब दो ही टॉस हो रहे हैं, इसलिए 2 डाई पे एंड हो गया। ये है सक्सेस का मतलब। x इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस, x की वैल्यू, फिर आता है p गेटिंग 6, q नॉट गेटिंग 6। ओके, फिर जो x की वैल्यूज होंगी उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हम लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है आपके माइंड में, सक्सेस कितनी होगी? आपके माइंड में 0, 1, 2 आ रहा होगा, लेकिन 0 और 1 सक्सेस यहां पे या तो होगी नहीं या फिर सक्सेस होगी। बस कारण क्या है, सुनेंगे ध्यान से। देखो, ये आया सक्सेस नहीं हुई, ये आया सक्सेस है। एक सक्सेस नहीं, सिर्फ सक्सेस बोला जाएगा, क्योंकि एक डाई पे 6 आ जाए तो सक्सेस है। ये आ गया तब भी सक्सेस ही बोला जाएगा, दो सक्सेस यूज नहीं होगा वर्ड इसके लिए, क्योंकि दो डाई का मतलब वन डाई पे 6 हो, 2 डाई पे 6 हो, इट इज ओनली अ सक्सेस, एक सक्सेस माना जाएगा। इसलिए 6 आने पर भी हम दो सक्सेस नहीं बोल सकते, इसलिए यहां 2 नहीं है। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0 का मतलब 6 नहीं आया। कितनी बार नहीं आया? पहली बार भी नहीं आया, दूसरी बार भी नहीं आया। x इक्वल टू 1 का मतलब 6 आया। ध्यान से सुनना, 6 आया कितनी बार? 6 appear on 1 die plus 6 appear on 2 die। क्योंकि एक डाई पे 6 हो या दो डाई पे 6 हो, दोनों ही केसेस में x इक्वल टू 1 है। एक डाई पे 6 का मतलब पहली बार 6 आ गया, दूसरी बार नहीं आया, या हो सकता है पहली बार नहीं आया हो, दूसरी बार 6 आया हो। दो डाई पे 6 मतलब दोनों बार 6 हो। ये ध्यान देंगे, यहां पर गलती होने के चांस हो जाएंगे, ध्यान से करें इसे। अब 6 नहीं आए, जब मैं एक बार डाई को टॉस करता हूं ना तो आउटकम ये होते हैं। 6 नहीं आए, 5/6 की पावर 2। P का मतलब 6 आए और 6 एक ही बार है, तो जहां भी P है वहां 1/6, जहां भी Q है वहां पर 5/6 रखेंगे, आपका x इक्वल टू 1 का आंसर भी आ जाएगा। फिर आप टेबल बना देंगे, आंसर कंप्लीट। ठीक है, अब इसे डिस्कस करो जिसको नहीं आया। देखिए, सिर्फ इसी क्वेश्चन को मैं विदाउट P और Q भी आपको बता देता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मुझे पता है आप समझदार बच्चे हैं, बहुत अच्छे से बात को समझते हैं। सैंपल स्पेस अगर दो डाई का लिखा जाता है तो वो ये आउटकम्स होते हैं। इसको करने के बाद ना आपको पहले वाला जो मैंने सॉल्यूशन कराया वो भी क्लियर हो जाएगा। स्पीड से अगर आप इसको नोट करें, जल्दी से इसे लिख लें आउटकम्स को। ये सॉल्यूशन आपको इजी भी लग सकता है, बस P और Q को मैंने इंट्रोड्यूस कराना था, बहुत ज़रूरी था, इसलिए वैसे कराया पहले तरीका। अब क्या है, x इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस, यहां पे सक्सेस दो ही होंगे, या तो 0 या 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। एक बार भी सक्सेस ना हो, यानी एक बार भी 6 ना आए, वो ये सारे केसेस है जहां एक बार भी 6 नहीं है। 5 5 जा 25 है ये,
x इक्वल टू 1, एटलीस्ट 1 डाई पे 6 आए, इसे सक्सेस बोला गया है। एटलीस्ट 1 डाई मतलब 1 डाई, ये 1 डाई के केस, और 2 डाई ये भी इंक्लूड हो गया। 1 और 1 से ज़्यादा डाइयों पे 6 आए, उसे सक्सेस बोला गया है। तो x इक्वल टू 1 में ये सारे केसेस काउंट होंगे। 6 ये, 1 2 3 4 5 ये, टोटल 11/36। एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये भी है, बस ये ध्यान देना है कि 2 नहीं आएगा इसमें, बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है। 2 नहीं आएगा, ध्यान देना, बच्चे इसमें 2 लगा देते हैं। जल्दी नोट करिए इसे। अब इस क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, काम क्या हुआ है, 4 बल्ब्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है काउंटिंग हमेशा सेम रहेगी। पहला बल्ब निकाला, उसको देखा, फिर वापस रख दिया, फिर दूसरा बल्ब निकाला, उसको देखा, उसे भी वापस रख दिया, फिर तीसरा निकाला। अब अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब का चाहिए, तो x इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव बल्ब 0 1 2 3 और 4 कोई भी हो सकते हैं, ये काउंटिंग हो सकती है डिफेक्टिव बल्ब की। P इक्वल टू गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, Q इक्वल टू नॉट गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, x इक्वल टू 0 का आंसर चारों बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। 0 डिफेक्टिव यानी Q है चारों बार, नॉट डिफेक्टिव। x इक्वल टू 1 का आंसर 1 डिफेक्टिव, बाकी 3 डिफेक्टिव नहीं है। x इक्वल टू 2 का आंसर, x इक्वल टू 3 का आंसर, x इक्वल टू 4 का आंसर, और यहां पे एक नंबर आना है। 4 बल्ब ड्रॉ हो रहे हैं, 4C1 4C2 4C3। अब P और Q की वैल्यू, Q डिफेक्टिव बल्ब नहीं आना चाहिए, जो डिफेक्टिव नहीं है ना वो 24 है, टोटल 30 है, इसकी पावर 4 कैंसिल किया तो 4/5 की पावर 4। P मतलब डिफेक्टिव, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 6/30, नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 4/5, और मैंने कैंसिलेशन करके निकाला हुआ है। आप चाहें तो यहां बता भी सकते हैं कि P का आंसर 6/30 है, जो कि 1/5 है, फिर आप इसे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। Q का आंसर 24/30 है, दैट इज 4/5 है, वो भी आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अब देखो, कोई डाउट हो, कोई बात अगर क्लियर ना हो तो बताओ मुझे। कोई ऐसी बात हो जो क्लियर नहीं है। P और Q का यूज इसी क्वेश्चन में सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है। ये अगर P और Q की फॉर्म में ना लिखे तो बहुत गलत हो सकता है हमारा आंसर। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि हमें ये टेबल बना के दिया हुआ है, और पहला पार्ट है कि फाइंड के। इसमें के फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है ना, इस बात का हम यूज करते हैं। 0 + k + 2k + 2k + 3k + k² + 2k² + 7k² + k = 1। ये हो गया आपका 10k²। ये हो गया 4 5 5 और 3 8 और 1 9। यहां से आप इसके फैक्टर्स बनाइए। 10 कॉमन आ गया, 10k कॉमन आ गया, -1 कॉमन आ गया,
10k माइनस 1 k इक्वल टू 1/10, ये हमारा आंसर है। ये रिजेक्ट हो गया। k की वैल्यू ना -1 नहीं हो सकती, क्योंकि k की वैल्यू -1 यहां रखेंगे तो देखो ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो गई, हो नहीं सकता। अब k की वैल्यू निकालने के बाद जितने भी पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, x लेस देन 3 का मतलब 3 से छोटा, ये सारी प्रोबेबिलिटीज का टोटल 3k। सेकंड पार्ट है मोर देन 6, मोर देन 6 में 7 वाला आंसर 7k² प्लस k, और 0 से 3, 0 से ग्रेटर 3 से छोटा, इन दोनों का सम। स्पीड से देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कैसे बता रहा हूं आंसर। सेकंड पार्ट में बोलता है x लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी 0 प्लस k प्लस 2k चाहिए, 3k हो गया, k की वैल्यू 1/10 रखो, यह आंसर होगा। मोर देन 6 चाहिए थर्ड पार्ट में, मोर देन 6 ये है 7 वाला आंसर 7k² प्लस k, k की वैल्यू 1/10 रखिए, आंसर। फोर्थ पार्ट कहता है 0 से ग्रेटर 3 से छोटा, k और 2k, खत्म आंसर। ओके, अब 9 क्वेश्चन करेंगे। सबसे आसान क्वेश्चन ये है जो भी हमने किया इस एक्सरसाइज में, सबका टोटल करके 1 पहले k निकालो, फिर बाकी सॉल्यूशंस को लिखना बड़ा आसान होता है। तो 9th क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे क्वेश्चन को पढ़ के हमें टेबल बनाना है पहले। देखो उन्होंने उसने बना के कैसे दिया, प्रोबेबिलिटी x, यहां लिखी हुई है x की वैल्यूज, ठीक है, 0 1 2 0 1 2 आ गया, और यहां पर लिखी है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी 2 पे 3k है, 2 पे 3k आंसर, अदरवाइज पे 0 है। बाद में x की वैल्यू कुछ और हो तो प्रोबेबिलिटी 0 है, इसलिए लिखा ही नहीं, इसको देख के ये बनाया। अब इसको देख के हमने ये बना दिया। अब क्वेश्चन को पढ़े बिना ही पहला पार्ट तो ये करना ही पड़ेगा, k की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, नहीं बोलेगा तब भी, इसके बिना हम कोई और आंसर दे नहीं सकते, सबका सम 1। अब सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2, x मोर देन इक्वल टू 2, लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब ये दोनों, k प्लस 2k 3k, k की वैल्यू 1/6 1/2 आंसर। लेस देन इक्वल टू 2, तीनों का सम, k 2k 3k सबका सम तो 1 होता है, 6k कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे k की, तब भी आंसर 1 ही आना है। मोर देन इक्वल टू 2, 2k इक्वल 2 से बड़ा, 2 से बड़े आंसर तो है ही नहीं, 0 थे, 3k रह जाएगा बस, 1/6 रखेंगे, 1/2 आंसर। ये थे प्रोबेबिलिटी के लास्ट के क्वेश्चन। एंड ए क्लास।